सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कराची समेत साहिली इलाके समुद्री तूफान की जद में हैं। खतरात संगीन हैं। हुकूमत सिंध अपनी सी कोशिशें कर रही है। सबकी दुआ है कि ये तूफान नुकसान पहुंचाए बगैर टल जाए। मुल्क की बात करें तो इसे भी एक तूफान का सामना है जो रियासत को कमज़ोर कर रहा है। खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये तूफान अकरबा परवरी का है, मेरिट के कत्लेआम का है। वैसे तो इस हमाम में सब नंगे हैं, मगर नून लीग का दामन ज़्यादा ही दागदार है। इदारों को कमज़ोर करने में जिसका कोई सानी नहीं। माजी पर नज़र डालें तो मुल्की इदारों में मनपसंदों की तैनाती के लिए नून लीग का मयार मेरिट नहीं, सियासी वफादारी रही। सदर ममलकत जैसे अहम ओहदे पर रफ़ीक तारड़ की तैनाती इसकी एक मिसाल है, जिन पर साबिक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ साजिशों का इल्ज़ाम है। नून लीग से सियासी वफादारी पर तैनात होने वालों में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह भी शामिल हैं, जिन्हें मनपसंद फैसले करने पर चेयरमैन PCB के ओहदे से नवाजा गया। मुजीबुर रहमान चेयरमैन PCB के ओहदे के हकदार सिर्फ इसलिए ठहरे कि क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के मंजूर नज़र सेनेटर सैफुर रहमान के भाई थे। सिंध से गौस अली शाह ने पार्टी के लिए बेशक कुर्बानियाँ दी, मगर सदर पाकिस्तान बनने का कुर्रा मरहूम ममनून हुसैन के नाम इसलिए निकला क्योंकि उनके दही बड़ों ने मियाँ साहब का दिल जीत लिया था। मशहूर यह भी है कि नजम सेठी को 2 मरतबा PCB चेयरमैन का ओहदा भी मेरिट नहीं बल्कि नवाज शरीफ की कुर्बत की वजह से मिला। दूसरी तरफ जिसने भी कायदे मोहतरम का दिल तोड़ा उसे फिर हुकूमत ने ओहदे पर नहीं छोड़ा। कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से सिर्फ कौमी सलामती कौंसिल बनाने की तजवीज़ पर इस्तीफ़ा लिया गया क्योंकि ये तजवीज़ मियाँ साहब को नागवार गुजरी थी। अकरबा परवरी और इदारों में मुदाखलत का ताज़ा निशाना साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान बने और अब एक और काबिल, मेहनती और नेक नाम अफसर तारिक मलिक को नादरा की चेयरमैनी से ज़बरदस्ती हटाया गया है। तारिक मलिक पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया है या उन्होंने हुकूमत का कौन सा गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार किया, इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ हैं, सदीक जान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सदीक, पहले आपसे आज आगाज़ करते हैं, ये बताएं कि ये वजह क्या है, हुकूमत को हर मेहनती आदमी या काबिल आदमी क्यों सूट नहीं करता? यानी अब तो सीनियर साफ़ी चीख रहे हैं कि जी लगता यह है कि पाकिस्तान में किसी भी लायक आदमी की जगह नहीं बची। यहाँ अगर कोई लायक आदमी नज़र आ जाए तो हम सब नालायक उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वो ओहदा ही छोड़ दे। देखिए, बात यह है कि ये बिल्कुल आपने जो हवाला दिया, ये कल रऊफ क्लासा साहब ने इस पर बहुत तफसील से बात की और क्योंकि क्लासा साहब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तारिक मलिक साहब को, ताहिर मलिक साहब को और उनकी फैमिली को जानते हैं और काफ़ी बहुत सालों से हमने ये देखा है कि क्लासा साहब ने बहुत कॉलम्स भी लिखे तारिक मलिक साहब पे, उनकी शख्सियत पे, उनकी सलाहियत पे, उनकी काबिलियत पे। मसला ये है कि यहाँ पे हमें वो लोग नहीं चाहिए जो पाकिस्तान के लिए को आगे ले जाना चाहते हों। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो पाकिस्तान का भला चाह रहे हो। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो डिलीवर कर सकते हो। हमें वो चाहिए जिनसे हमारा ज़ाती मफाद है, जो ज़ाती हमारे इंतकाम में हमारा हिस्सा बने, जिनसे हम ये कहें कि भाई ये मेरा ज़ाती मफाद है, वो करके दे दे। मैं कहूँ कि हमें धांधली चाहिए, वो करके दे दे। मैं कहूँ कि मुझे ये लोग इस तरह से फिक्स चाहिए, वो फिक्स करके दे दे। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का तो सोचा ही नहीं जा रहा। हुकूमत जो है वो अपनी ज़ात से आगे निकल ही नहीं रही। उनको अपनी ज़ात से मकसद है, उनको अपने इक़्तिदार से मकसद है, उनको अपनी करप्शन से मकसद है, उनको अपनी लूट मार से मकसद है, उनको अपने इश्तिहारियों से, फरारियों से, मफरूरों से, भगोड़ों से, उनसे मकसद है। तो वो उनका क्राइटेरिया है। जो उसमें उनके साथ है वो ऐसे समझे पाकिस्तान के साथ है, जो उसमें उनके साथ नहीं है वो ऐसे समझे पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो जब ये मेयार होगा तो फिर यही होगा। तारिक मलिक साहब देखें, जहाँ उन्होंने सर्व किया है वहाँ सिफारिशें नहीं चलती, वहाँ मेरिट के ऊपर जो है वो लोग जाते हैं और वो उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन वो हमें सूट नहीं करते क्योंकि हमें इस वक्त इक़्तिदार दोबारा चाहिए और इक़्तिदार में हमें जो है वो धांधली चाहिए और हमें वो लोग चाहिए जो यस सर, जी सर, खादिम सर, नौकर सर, जो हुक्म सर ये कहे वो हमें चाहिए। हमें तारिक मलिक साहब जैसे लोग नहीं चाहिए क्योंकि देखिए नून लीग का एक पूरा इनका एक माजी है। इन्होंने हमेशा इदारों के ऊपर करप्ट लोग लगाए हैं, इन्होंने कंप्रोमाइज लोग लगाए हैं, इन्होंने कमज़ोर लोग लगाए हैं। अगर कोई अच्छा बंदा था उसको करप्ट किया है, उससे समझाया है कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ हो, तो क्या ये तुम नहीं करोगे कोई और कर लेगा, तो तुम करो, हमें भी दो, खुद भी करो। और नवाज शरीफ साहब के बारे में तो ये बताया जाता है कि वो तो किसी ऐसे शख्स पे इत्मीनाद ही नहीं करते जो उनसे पैसे ना ले। वो कहते हैं अगर ये मुझसे नहीं ले रहा तो किसी और से ले रहा होगा। ये कैसे हो सकता है कि पैसे ना लेता हो? ये मियाँ साहब का एक मतलब एक इस बात पर ईमान है मियाँ साहब का कि कोई बंदा बगैर पैसे लिए
किसी के हक में बात नहीं कर सकता। वो कहते हैं अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो फिर वो हमसे पैसे ले रहा है तो हमारे साथ सिंसियर है, अदरवाइज वो किसी और तरफ चला जाएगा क्योंकि हम उसे पैसे नहीं दे रहे। तो ये इनका मसला है, ये इदारों को इसी तरह से तबाह करते हैं, ये इसी तरह से इदारों को कमजोर करते हैं। और यही वजह है कि आज कोई सिविलियन इदारा आपका ऐसा नहीं रह गया जिसके ऊपर आप फख्र कर सकें या आप कह सकें। यहाँ पे तो हालत यह है कि आपने कराची के नाले साफ कराने हो तो आप फौज से कहते हैं, यहाँ पे तो हालत यह है कि आपने टिड्डी दल के खिलाफ आपने फौज का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपने कोरोना के लिए फौज का इस्तेमाल करना है। मसला यही है कि जब आपने सिविलियन इदारे सारे तबाह और बर्बाद कर दिए, अल्लाह ना करे ना करे ना करे कोई एक इमारत गिर जाए तो वहाँ पे आपको फौज बुलानी पड़ती है उसका मलबा उठाने के लिए, वहाँ नीचे लोगों को निकालने के लिए। कोई एक सिविलियन इदारा बताएं जो 30-40 साल में जो हमारे हुक्मरान रहे उन्होंने बताया। बिल्कुल सही सदीक, और यही अलमिया है कि हम जब देखते हैं मुजम्मिल के कोई एक इदारा पाकिस्तान में ऐसा हो कि हम इंटरनेशनली उसको दिखा सकें कि ये जो दुनिया में स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है, हम कोई माजरत से कोई इदारा नहीं इस तरह देखते। एक नादरा था जिसकी हम मिसाल देते थे, हमारे सिस्टम की बहुत लिहाज से बेहतर था, कमियां कोताहियां हो सकती हैं लेकिन बहुत बेहतर हमने वहाँ पर परफॉर्मेंस देखी है नादरा की। और चीज़ें आती थी इंडिविजुअली, किसी ने जनाब जाली शनाख्ती कार्ड बनवा दिया, उसके केसेस भी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से हम देखें कि जी कोई ऐसी बात थी कि जिनको हटाया जाना चाहिए था। अब उसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उसमें वही बातें जो साबिक चेयरमैन नैब ने बातें की थी उससे मिलती जुलती हैं कि जनाब जिस तरह के काम मुझे कहे जा रहे हैं शायद मैं वो नहीं कर सकता, इतना टॉक्सिक जहर आलूद माहौल है। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि जी सियासी वफादारी जहाँ पर मेरिट पर हावी हो। चौथी बात उन्होंने कही मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। फिर साथ ये कहा कि जी अस वर्सेस देम का माहौल है। फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी किसी रिटायर्ड सरकारी अफसर को ना लगा दीजिएगा, कोई काबिल बंदा लगाइएगा इस जगह पर। तो ये हाल हो गया है। देखें, आपने खुद ही ये सारा समराइज कर दिया, इस पर कुछ कहने की खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि पहले तो ये जो शख्सियत जिनकी हम तारिक मलिक साहब की बात कर रहे हैं, ये एक कॉम्पिटेंट आदमी थे, ये कोई सियासी भर्ती नहीं थी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त इनको चेयरमैन नादरा लगाया गया तो उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि 100 लोगों में से एक मुझे चूज़ किया और मैं कॉम्पिटेंट था इसीलिए आगे आया। इंटरव्यूज़ हुए और साथ साथ UNDP में उस टाइम सर्व कर रहे थे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक में जो डिजिटल ID बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों में से एक हैं, जो कि काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आइडेंटिफिकेशन का मैकेनिज्म तश्कील देने वालों में से एक है। तो इतने एक्नॉलेज्ड आदमी हैं कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनकी कॉम्पिटेंसी जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, इस पर कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर वो आते हैं तो सिर्फ यही सोच के आए होंगे कि मेरा मुल्क है, या मैं अगर अपने लोगों को सर्व करूंगा तो वो उन इदारों से बेहतर है जो आलमी इदारे हैं, जहाँ पर सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं, पर्क्स भी ज़्यादा होती हैं, फिर भी छोड़ के यहाँ पर आए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेट्रियटिज्म। लेकिन बाद में होता वही है अनफॉर्चुनेटली जो हर पेट्रियट के साथ इस मुल्क में हो रहा है कि जब आप अपने ममालिक में अपने लोगों को सर्व करने की बात करते हैं तो ऐसा सबक दिया जाता है कि आपका खुद दिल करता है कि आप ये कहें कि जो भी यहाँ पर मेरिट पे है वो यहाँ से चला जाए, वो इससे बेहतर है। तो जो इस्तीफे के अंदर रीज़न उन्होंने साइड की है कि पोलराइजेशन का इतना माहौल है और अस वर्सेस देम वाला माहौल है, उससे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं बची। राना सनाउल्लाह साहब ने कह तो दिया कि किसी किस्म का प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, लेकिन उनका अपना इस्तीफ़ा कुछ और कह रहा है। अगर वो अस वर्सेस देम की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि एक ऐसा माहौल बना दिया कि अगर आपने कुछ मखसूस इक़दामात ना उठाए हमारे कहने पे तो इसका मतलब है कि आप मुखालिफ ग्रुप के साथ हैं। हालांकि कोई ब्यूरोक्रेट हो या फिर नादरा जैसे इदारे का सरबरा हो तो उसको इस पॉलिटिसाइजेशन के माहौल में हिस्सा डलवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तक उन्होंने कह दिया कि मेरे जाने के बाद किसी प्रोफेशनल को, किसी IT के बंदे को लगाइएगा और किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को ना लगाइएगा। ये एक टॉन्ट थी और एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक्सपोज करने वाला एलिमेंट है उनका अपने इस्तीफे के अंदर इस बात को लिखने का। तो पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि क्या हम डिज़र्व नहीं करते कि ऐसे लोग जो UN को सर्व कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी सर्व करें आके। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें, यहाँ पर जो शफाफियत है उसको बढ़ाएं। तो इसीलिए यहाँ ब्रेन हम देखते हैं 8 लाख अफराद पिछले साल जो ग्रेजुएट्स थे, हाईली क्वालिफाइड थे, डॉक्टर्स थे, वो इसीलिए बाहर चले जाते हैं कि यहाँ जैसे कॉम्पिटेंसी की मेरिट की बात होती है तो आपको बताया जाता है कि ये नहीं करना था, इसलिए नहीं लाए थे आपको यहाँ पे। तो अनफॉर्चुनेटली एक लेसन है हम सबके लिए इसमें कि अगर मेरिट की यहाँ पर जगह नहीं बन रही तो फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी भर्तियों पे ये मुल्क चल सकता है और नहीं चल सकता। और हम ये रोते रहते हैं कि जी हमारा स्टैंडर्ड वो नहीं है। अब UNDP का आपने जिक्र किया, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों में जो लोग काम कर रहे हों, तो हमारी ये जो लालच है या ये छोटी सोच के डॉलर्स हमारे मुल्क में आ जाएं, जो डॉलर्स पैदा करने वाले लोग हैं उनको तो हम धक्के देकर बाहर भेजते हैं कि जो दुनिया जिनको फिर सराहती है और अपने पास बुलाती है। अमेरिका इसीलिए आगे चला गया, पूरी दुनिया से बड़े दिमाग जो हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं, हम यहाँ से बाहर धकेलते हैं उनको।
तो फिर सिद्दीक इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव है ना कि ये एक शख्स के बाद कि कौन सा डॉक्टर होगा, कौन सा इंजीनियर होगा, कौन सा IT का एक्सपर्ट होगा, या कोई भी बड़ा ऐसा शख्स जो बाहर काम कर रहा है जो आके कहेगा जी मैं यहाँ इदारों को ठीक करता हूँ, कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, रकम भी मुझे ज़्यादा मिलेगी, बदनामी से भी बचूंगा, केसेस से भी बचूंगा, रोज़ के प्रेशर से बचूंगा, मेरिट पर सारा काम करूंगा। तो हम तो खुद अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। देखिए ब्रेन ड्रेन क्यों होता है, क्यों काबिल लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं, क्यों पाकिस्तान के लाखों डॉक्टर्स जो है हज़ारों डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी वहाँ पे कदर है। अब मुझे बताएं यहाँ पे जिस तरह से डॉक्टर्स के साथ सलूक होता है, अभी आपने पिछले दिनों देखा कि एक डॉक्टर को जिस तरह से अटेंडेंट्स ने मारा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स को भी जो है वो अपने रवैयों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और डॉक्टर्स को भी मरीज़ों की केयर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स की अक्सरियत जो है वो वाकई जो है वो मरीज़ों की देखभाल करते हैं। चंद एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जो शायद जो चाहिए होती है मरीज़ों को नहीं देते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी डॉक्टर से शिकायत भी है तो आप इस तरह से जाके और उसको मारना पीटना शुरू कर दें। क्या किसी दुनिया के महज़ब मुल्क में ऐसे हो सकता है कि जो डॉक्टर जिसने दूसरों की जानें बचानी है उसकी अपनी जान जो है वो महफूज ना हो? फिर देखें पाकिस्तान में यही मैंने आपको बताया ना कि ब्रेन ड्रेन इसीलिए कि यहाँ पे ज़ाहिर है यहाँ पे कदर नहीं है लोगों की, लोग बाहर जाते हैं। इसीलिए आप देखें कि हमारा कौन सा शोबा है जो आगे जा रहा है, हमारा कौन से, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की जितनी सरकारी कॉर्पोरेशन हैं, पाकिस्तान के जितने सरकारी इदारे हैं, जितने हुकूमत के पास इदारे हैं जिनको हुकूमत बरह चला रही है, मुझे एक इदारा बता दें जो प्रॉफिट में जा रहा हो। ठीक है, तो मसला ये है। और ये जो चांदे प्रॉफिट में जा रहे होते हैं, अब नादरा अगर डिलीवर कर रहा था तो अब आपने चेयरमैन नादरा को मजबूर कर दिया, आपने उसको धमकियां दी कि जनाब आप मुस्ताफी हो जाएं, वरना फिर उनके खिलाफ खबरें चलवाई गई, बड़ी तज़हीक का मेज। तो मुझे बताएं कौन सा लायक और काबिल पाकिस्तानी जो फिर पाकिस्तान में आके और जो है वो काम करेगा? बिल्कुल सही, ये अलमिया है हमारा, लेकिन सोचा नहीं जाता, समझा नहीं जाता। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो माशी माहिरीन हैं वो पाकिस्तान की मीशत के बारे में क्या कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो दावे कर रहे हैं कोई मसला ही नहीं है, लेकिन असल में माशी माहिरीन क्या समझते हैं, जो माशी शारी हैं वो क्या बता रहे हैं, आने वाले दिन क्या होंगे, क्या हालात कंट्रोल हो रहे हैं या मज़ीद अबतर हो रहे हैं, मज़ीद बुरे हो रहे हैं? तो पाकिस्तान के टॉप के माशी माहिरीन से हमने इस हवाले से बात की है, देखिए। जो सबसे मुश्किल चीज़ इस बजट में, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ इस बजट में है, वो ये है कि जो हुकूमत के तखमीने के हिसाब से जो हुकूमत का रेवेन्यू होगा वो 6,800 अरब रुपये होगा, नेट फेडरल रेवेन्यू। प्रोविंसेस को उन्होंने पैसे दे दिए, उसके बाद 2900 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल कर लिए, जिसमें पेट्रोलियम लेवी वगैरह है, वो सब शामिल करने के बाद हुकूमत कहती है हम 6,800 या 6,900 अरब रुपए हमारे पास होंगे। और जो सिर्फ सूद देनी है आपको वो 7,500 अरब रुपए है। इसका मतलब है कि आपको सूद देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिसको हम डेट ट्रैप बोलते हैं। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और फिर इसके लिए कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके तहत आप निकल सकें, वरना ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी जो मुश्किल बात है वो ये कि आपने जो फरमाया कि 7100 अरब रुपए से 9200 अरब रुपए जाने का मतलब है कि आप 30% आप टैक्स रेवेन्यूज जमा करेंगे। अगर 20% इन्फ्लेशन है और पूरा इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आ जाता है तो भी 20% होता है। ग्रोथ अगर 3% लगाएं तो 23% होता है। तो अगले 7% कहाँ से आ रहे हैं, इसमें कितने नए रेवेन्यू मेजर्स हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जो आपने ये बात बताई है 0.6% की विड्रॉल के ऊपर कैश की, ये पहले भी हो चुका है और आपको पता है कि उसका क्या अंजाम हुआ था। तो कुछ मेजर्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर मुश्किलात होंगी। बात सारी यह है कि जो एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस था और जो डॉक्यूमेंटेशन के जो मेजर्स थे, जो क्वालिटी जो है वो इसका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टैक्स कलेक्शन टारगेट है वो आई थिंक दैट कि वो जो एक्सपेक्टेशंस थी कि रिफॉर्म्स आएंगी और इस पर बहुत डिस्कशंस भी हुई मुख्तलिफ फोरम्स पे, बट अनफॉर्चुनेटली जो मुझे इसमें जो है वो रिफॉर्म्स का फैक्टर जो है वो बिल्कुल कहीं से नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक नंबर्स की आपने बात की, यस नंबर्स विल बी चैलेंजिंग बिकॉज के टैक्स के नंबर्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो ग्रोथ वी ऑल सी दैट देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द कलेक्शन ऑफ द टैक्स विल ऑल्सो बी अ चैलेंज। और मज़ीद जो ऑलरेडी जो आपके बहुत कम लोग, आपको भी डेटा पता है कि कितने कम परसेंटेज ऑफ लोग कितनी बड़ी परसेंटेज ऑफ टैक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि कोई चूँकि रिफॉर्म्स ऐसी नहीं है, कोई इंकरेजमेंट नहीं है, तो ये फिगर्स जो हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं नज़र आती। हमारा जो मौजूदा साल का बजट है वो 7,000 अरब का है, उसमें से जो अभी तक की कलेक्शन हुई है जो 11 माह की है वो 6,200 की है। तो ये 7,000 अचीव कर लेगा, 7,200 के करीब अचीव होगा। ये अच्छा, ये भी ओरिजिनली 7,600 था जिसको रिवाइज करके 7,200 किया गया।
और इसकी भी अब उम्मीद लग रही है कि ये पूरा नहीं होगा। वो एक्सपेंस साइड अगर देखेंगे तो वो तो बिल्कुल अलग कहानी है कि वो तो ये हमारी ये कलेक्शन की जो साइड है, लेकिन जो अगले साल का भी जो बजट टारगेट कर रहे हैं, अगर यही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यही प्रोसीजर है, तो फिर नहीं मुझे लगता कि कोई भी चीज होगी। हमने 9,200 जो है बिलियन है टैक्स का हजम रखा है, हमसे 7,400 नहीं हो पा रहा, तो हम 9,200 कैसे कर लेंगे? मेरा दर्द ये है कि आप मुझसे 22% इंटरेस्ट रेट में आप ये समझते हैं कि मैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करूंगा। यार 22% इंटरेस्ट रेट में मैं पैसा बिजनेस से निकालूंगा, बैंक में रखूंगा, घर पे टांग चढ़ा के बैठूंगा और खुशी से इंटरेस्ट खाता रहूंगा। बजट को देख के कोई हैरानी इस वजह से नहीं हुई कि ये वही जो है ना छापा स्टाइल बजट वो लग रहा है। लेकिन एक चीज जो एविडेंट है वो ये है कि ये एक टेम्परेरी बजट है। उसकी वजह ये है कि अगर तो एक केयरटेकर गवर्नमेंट आती है तो वो एक और मिनी बजट लाएगी, क्योंकि इसमें IMF की कोई कंट्रीब्यूशन अभी तक आई नहीं है, ना ही उनका अभी तक कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया है। अगर केयरटेकर आती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं और नई गवर्नमेंट आती है, तो फिर एक और मिनी बजट आएगा। और वो अगर नई गवर्नमेंट आती है, फिर IMF के साथ वो नया प्रोग्राम साइन करती है, तो फिर एक चौथा मिनी बजट आएगा। तो ये तो मैं 2-3 मिनी बजट इसको अगले साल में बड़ी आसानी से देख रहा हूँ। जैसे अब मैं आपको कोर चीज जो मैं हमेशा देखता हूँ बजट में, जो रेवेन्यू एक्सपेंशन का जो टारगेट होता है, अब ये 7.2 ट्रिलियन रुपीज से 9.2 ट्रिलियन पे लेके जा रहे हैं। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि हम अगले साल में 2 ट्रिलियन रुपीज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। पहला सवाल ये पैदा होता है, जब भी आप ये देखें कोई गवर्नमेंट अनाउंस कर रही हो कि बजट में हम लोग रेवेन्यू यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, आप पहले पूछें भाई कैसे, प्लान क्या है आपका। और उसके लिए फिर हम लोग दूसरा एक और डॉक्यूमेंट इसके साथ आता है जिसमें उन्होंने सारे अपने रेवेन्यू मेजर्स आउटलाइन किए होते हैं। उसको स्कैन करते हैं, उसको देखते हैं, ढूंढते हैं कि भाई कहाँ से ला रहे हैं ये लोग एडिशनल 2 ट्रिलियन रुपीस। कुछ तो इन्फ्लेशन से आ जाएगा, कुछ तो इनको जो नॉमिनल GDP ग्रोथ इन्होंने प्रोग्राम की हुई है वहाँ से आ जाएगी, और बाकी कहाँ से आएगा, लेवी बढ़ा देना एंड व्हाट नॉट। तो अभी फिलहाल वो रेवेन्यू प्लान नहीं नजर आ रहा वो, और अगर नजर जो भी आ रहा है इट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो आप टैक्स की बात कर रही थी, तो एस्टिमेट ये है कि अगले आने वाले साल के अंदर 31% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे कलेक्शन में, और 25% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे इन बजट के हिसाब से, जिसमें सेल्स टैक्स सबसे बड़ा कंपोनेंट है। तो अब अगर हम कहें कि महंगाई की शरह आने वाले साल में तकरीबन 20-21% रहेगी, अगर जो एस्टिमेट है ब्रॉडली स्पीकिंग, तो आप सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट साइड पे तो सिर्फ 4% रियल टर्म्स में इजाफा करेंगे, यानी कि जिससे हम कह सकते हैं टैक्स नेट को बढ़ाया गया। और डायरेक्ट टैक्सेस में किसी तरह जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10% जो है रियल टर्म्स में इजाफा किया जाएगा। तो एज सच आई एग्री विद खुर्रम, कोई प्लान नहीं है। क्या $6 बिलियन का एस्टिमेट रियलिस्टिक है कि नहीं, ये एक सवालिया निशान है। और उसके साथ साथ एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले साल के अंदर $2.4 अरब जो है वो IMF से आएंगे। तो लगभग अगर 3 साल का प्रोग्राम बनता है तो तकरीबन 7.5-8 अरब डॉलर का नया IMF प्रोग्राम इनको निगोशिएट करना होगा आने वाले महीनों के अंदर। तकरीबन 80% जो रेवेन्यूज़ हैं हुकूमत के, टोटल कलेक्शन, नेट कलेक्शन नहीं, टोटल कलेक्शन, वो मार्कअप्स में जाएगी, यानी कि सूद की अदायगी में जाएगी। तो अगर आप मोटी मोटी बात करें तो सॉवरेन जो है वो इंसॉल्वेंट है इस वक्त, और ये बजट डॉक्यूमेंट्स में आपको नजर आ रहा है। ये तो बजट नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। अभी कुछ ही अरसे के बाद एक अबूरी हुकूमत आएगी, अगर IMF से कोई अग्रीमेंट करना पड़ा और करना पड़ेगा तो फिर उन्हें तो एक नए सिरे से कोई बजट के खदोखाल पेश करने पड़ेंगे। और मुझे मालूम नहीं कि वज़ीर आज़म इतने यकीन से जो कह रहे हैं कि जी IMF की हमने सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं और अब कोई रुकावट नहीं है, तो कोई उनसे ये तो पूछे कि भाई सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो $6 अरब दोस्त ममालिक तो आप कोशिश कर रहे हैं, वो $6 अरब कहाँ से आएंगे। जी, ये तो माहिरीन की राय थी। मुजम्मिल, आप सुन रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहा, कोई एक भी माशी माहिर मुतमईन नज़र नहीं आ रहा मौजूदा बजट से, आने वाले दिनों से या हालात से। हत्ता कि आप तो खुद वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि जी IMF ने आइंदा बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। क्या ये वज़ारत ख़ज़ाना को पता नहीं था कि इस बजट पर IMF नहीं इत्मीनान का इजहार करेगा? देखिए, उनके स्टेक्स जो थे वो सिर्फ अगस्त तक के थे ना, इसीलिए उन्होंने जो करना था वो आपके सामने है। अब मसला पेट्रोलियम लेवी के हवाले से 10 रुपए मजीद इजाफे की डिमांड कर रहा है IMF,
जो आज ये स्टेटमेंट दी गई है वफाकी वजीर की तरफ। इसके अलावा वो तो आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि इकोनॉमिकली आप सॉवरन तो रहे नहीं है, अपने फैसले करने के काबिल रहे नहीं है, तो पहले ही IMF से बनवा लेते बजट। आप क्यों ऐसा बजट पेश करते हैं जो अच्छा यही पॉइंट जो है, इस पर हम कोशिश करेंगे कैसर अहमद शेख साहब मुस्लिम लीग नून के, उनसे हम बात करेंगे इस ब्रेक के फौरी बाद। अब पता चला। ब्रेक से पहले हमने आपको सुनवाया, दिखाया कि चोटी के माशी माहिरीन क्या कह रहे हैं कि जो कुछ बजट में कहा गया है ये किस तरह से अचीवेबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये सब कुछ ऐसे हो सके। 9,200 रुपये आप कैसे 9,200 अरब रुपये आप कैसे इकट्ठा करेंगे, सूद की अदायगी 7,200 अरब रुपये आप कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। और जिस तरह मुजम्मिल आप बात कर रहे थे कि ये जो सूरत हाल है जिसमें IMF की तरफ हर सूरत जाना है, लेकिन हुकूमत अब कह रही है कि जी आखिरी एफर्ट्स चल रही हैं और अभी तक उम्मीद का इजहार किया जा रहा है, तो क्या अब ये देर तो नहीं कहीं हो गई, या अब भी आपको लगता है कि जिस तरह हम देख रहे हैं डॉलर जो है उसकी जो कीमत है वो ओपन मार्केट और इंटर बैंक में थोड़ी करीब आ रही है, तो शायद अब भी मनवा लिया जाए IMF को? देखिए, उसमें मैं वो जो बात कर रहा था कंप्लीट नहीं हुई, उसमें बेसिकली पेट्रोलियम लेवी का जो इशू है वो सेंट्रल इशू बन चुका है। और एक बड़ी चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक इशू है, वो ये है रेमिटेंसेस में डिक्लाइन है। पाकिस्तान ने 2023 के माली साल में, ये 11वां महीना है 2023 के माली साल का, और इसमें $3.7 बिलियन ऑलरेडी लूज कर लिए हैं। $3.7 अरब वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट, यानी कि पहले $28 अरब के करीब रेमिटेंस एक साल में आया करता था, अब $24.3 अरब आया है। इसका मतलब ये है कि हमें IMF से $1.1 अरब चाहिए, लेकिन अपने रेमिटेंसेस में भी हम 3.7 पहले ही लूज कर चुके हैं, तो उस 1.1 का हमने क्या करना है? तो अब ये इतनी भीषणाक सूरत हाल है कि एक तरफ IMF की ट्रांश नहीं आ रही, और दूसरी तरफ जो पहले से रेमिटेंस की मद में बाहर से रकम आया करती थी उसमें भी एक इतना बड़ा डिक्लाइन है जो अनप्रेसिडेंटेड है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, UAE जो कि टॉप पे थे पाकिस्तान को पैसे भेजने वाले ममालिक में से, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम है, उन्होंने भी भेजने में इतनी कमी कर दी है कि अब $3.7 अरब बैठे बैठाए पाकिस्तान लूज कर चुका है। और अब इसको कवर कैसे करना है, जो एक्सचेंज मार्केट्स हैं वो अपील कर रही हैं गवर्नमेंट से इसको फिक्स करें। वो ये भी अपील कर रही हैं कि जो ब्लैक मार्केट है डॉलर की, वहाँ पर 20 रुपये महंगा डॉलर खुलेआम बिक रहा है, आप नहीं उसको रोक रहे, और उससे ये हाइप हम देखते हैं मार्केट के अंदर की इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और तीसरी खबर आज की ये थी कि एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी, जिसका पता नहीं नाम मैं ले सकता हूँ या नहीं, आप बता दें मुझे, वो पाकिस्तान एग्जिट कर चुकी है, आज 77% अपने शेयर बेच चुकी है, एंड दे आर सेइंग दैट वी कैन नो लॉन्गर सर्वाइव इन दिस कंट्री। उसकी वजह यह है कि हमें इतना लॉस हो रहा है कि डॉलर की प्राइस इतनी वॉलेटाइल है कि अभी एक कमाई हमारी होती है और करेंसी डिवैल्यूएशन से वो नुकसान बन जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो बड़ी जो कंपनी है जो बाहर से यहाँ पर आकर फिनिश गुड्स भी बेचते हैं और चीज़ें भी करते हैं, वो भी एग्जिट करना शुरू हो चुकी हैं। तीसरा ये पेट्रोलियम लेवी मसला है, दूसरा जो है वो रेमिटेंस में डिक्लाइन हो रहा है। तो मुझे तो सिर्फ डिस्कशन दिखाई दे रही है, IMF का $1 अरब, तो उसके बाद क्या? मुजम्मिल इसहाक डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुश्किल वक्त गुजर गया और अब चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं। देखिए, ये फिगर्स जो मैं कोट कर रहा हूँ ये ओपिनियन तो नहीं है, ये तो फैक्ट है ना। ये तो आज डॉन के मेन पेज के ऊपर ये रिपोर्ट छपी हुई है, पढ़ी जा सकती है। तो अखबारात का बायकॉट कर चुके हैं या टीवी नहीं देखते, क्योंकि मुझे लगता है कि इन रिपोर्ट्स को डिनाई करना तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज इट्स नॉट एन ओपिनियन, ये किसी की राय नहीं है, ये नंबर्स में जो चीज़ डिक्लाइन हुई है वो आपके सामने रखी जा रही है। तो ये तो सिर्फ डिनाइल की स्टेट हो सकती है कि आप हकीकत को ही झुटलाने लग जाएं। अदरवाइज बेहतरी की तरफ जाना, तो जिस हिसाब से रेमिटेंस में डिक्लाइन आया है, ये कहना कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ये लॉफेबल लगता है मुझे। इस पर बिल्कुल कम से कम यकीन नहीं है। और एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस, जिस तरह आपने बताया, एक बड़ी कंपनी का पाकिस्तान से जाना, जहां हमें ज़रूरत है कि कंपनीज पाकिस्तान में आए, वो जा रही हैं छोड़कर, तो इसका इम्पैक्ट तो पूरी मार्केट पर आएगा। और मैं भी पढ़ रहा था कि कुछ 25% के लगभग जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो नीचे चला गया एक साल में। तो ये तो आगे तो बड़ा अजीब नज़र आ रहा है मामला कि IMF तो और ज़्यादा सख्ती दिखाएगा। कि जो आपने बात की, यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है कि आपके पास तो डॉलर्स की मज़ीद कमी होने जा रही है, तो आपको तो शायद IMF का प्रोग्राम भी उससे ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा, और जो आपने टारगेट सेट किए हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको अचीव करने पड़ेंगे।
देखिए, इसका होलिस्टिक एनालिसिस अगर करें तो सबसे बड़ा मसला यही सियासी नापुख्तगी है जो हमने पिछले 1 साल में देखी है, और इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अगर मुल्क के अंदर इतनी सियासी गहमा गहमी है तो उसी के नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि रेमिटेंस का डिक्लाइन भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर जा रही हैं। तो ये एहतजाजी पॉलिटिक्स ने जो नुकसान पहुंचा दिया है ना पाकिस्तान को, ये आने वाले 5-6 सालों में हमें अंदाजा होगा कि हम करते क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। और अगर IMF के बजट के हवाले से अपने आप को जिम्मेदारी से ये लोग जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं, तो इसलिए कि इनको मालूम है कि अगस्त में किसी और को सौंप के हम चले जाएंगे। हमने एक ऐसा बजट किया जो ऑन पेपर परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ना कोई मुल्क में हुआ इसके खिलाफ, ना किसी कम्युनिटी को किया, और इंसेंटिवाइज किया, तनख्वाहें भी बढ़ा दी, सब खुश हो गए। तो बस पर्पज अचीव हो, पॉलिटिक्स चमक गई, वोट बैंक आपका जो है ना उसको अपील कर दिया वोटर को आपने, यही पर्पज होता है, और तो कोई पर्पज नहीं होता ना बजट बनाने का। तो अब ये बजट ना आए, ये तो वैसे ही सारा काम मिनी बजट ने। सही। अब 2 चीजें अगर हम देखें सिद्दीक, एक तो ये कि $1 अरब हमने वक्त से पहले, यानी वक्त तो होने वाला ही था, चंद दिन थे, चीन को वापस किया है, और इस उम्मीद पर कि चीन रोल ओवर करेगा, यानी हमें दोबारा वापस दे देगा। $3 अरब से नीचे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आ चुके हैं, $3 अरब से नीचे। आप सोचें ज़रा, वहाँ भारत की हम बात करते हैं $600 अरब से ऊपर उसके ज़खायर हैं, हम $3 अरब से भी नीचे गिर गए हैं। ये हमारी सिर्फ चंद दिन की ज़रूरियात हैं, ये चंद हफ्ते, आप महीना भी नहीं कह सकते इसको। और बिजनेस कॉन्फिडेंस, मुल्क में कारोबारी एतमाद में नुमाया कमी। सर्वे सामने आया है जी, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनके सर्वे में पता लगा जी 25% मनफी में चला गया है जो कॉन्फिडेंस है कारोबार का। तो ना कारोबार रहा तो आप टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अभी जिस तरह मुजम्मिल ने बताया, $3.7 अरब अभी तक जो बाहर से हमारे आ रहे थे रेमिटेंसेस की शक्ल में, वो कम हो गए हैं। 3.7 पिछले साल की निस्बत हम पहले ही नीचे चले गए हैं, वरना हर साल हम कुछ बेहतरी देख रहे थे। तो ये तो सिर्फ तबाही है। और इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी समत पकड़ ली है, और ये सब झूठ है, ये मनफी चीज़ें जो फैला रहे हैं वही सब जिम्मेदार हैं, जो भी बात करेगा, और हालात तो हमने बड़े ठीक कर दिए हैं। लेकिन रॉ मटेरियल रोक दिया, इंपोर्ट्स कम दिखाने के लिए रॉ मटेरियल जैसे आपने रोका, आपकी इंडस्ट्री रुक गई, आपकी एक्सपोर्ट्स रुक गई। उसके अलावा देखें, ये बहुत बड़ी बड़ी हमाकतें कर रही है हुकूमत। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हैं वो बहुत फ़िक्र की बात है। देखें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी एक ख़बर चलवाई कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके जो बाहर जो है वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अटैच कर लेंगे, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर देंगे और उनको एयरपोर्ट पर आते गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे एक बात बताएं, उसके बाद एक पैनिक क्रिएट हुआ, सोशल मीडिया पे कैंपेन चली। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने बैंकों से एक मुहिम चली कि अपने पैसे निकलवाओ, एक मुहिम चली कि यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के बाहर पैसा मुंतकिल करो। अब मुझे बताएं, अगर ये मुहिम इसको काउंटर नहीं किया जाता और कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता या यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि नहीं ना तो आपकी प्रॉपर्टीज़ अटैच होंगी, ना आपके अकाउंट फ्रीज होंगे, और इसी तरह से खुदा न खास्ता अगर वो तेज़ी से पैसे निकलवाने लग जाते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ बेच के बाहर पाकिस्तान से पैसा ले जाने लग जाते हैं, तो बताएं क्या हालत होगी हमारी। और वो रेमिटेंसेस रोक देते हैं, तो बताएं क्या सूरत हाल होगी हमारी। तो भाई आपको तो कॉन्फिडेंस देना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, आपने उनको फैसिलिटेट करना है। फिर उसके बाद मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि कल फिर हम ज़ाहिर है जब एक बयान आता है हमने तो रिपोर्ट करना है। कल फिर मलिक बोस्तान साहब का बयान आया कि ये डॉलर जो है वो 7 रुपये ओपन मार्केट में सस्ता हो गया। हमने भी चला दिया, सारा दिन हमने चलाया कि मलिक बोस्तान साहब कह रहे हैं कि ओपन मार्केट में सस्ता हो गया। क्या हुआ है सस्ता? नहीं हुआ। मिल रहा है डॉलर? नहीं मिल रहा। दूसरा मुझे ये बताएं, अगर किसी को $10,000 इंटर बैंक वो बैंक के अंदर मंगवाता है और वो उसको ओपन मार्केट की निस्बत जो है वो 30 रुपये फी डॉलर कम मिलते हैं, ये 35 रुपये फी डॉलर कम मिलते हैं, तो वो क्यों इंटर बैंक में मंगवाएगा? वो क्यों बैंक के अंदर मंगवाएगा भाई? वो तो मंगवाएगा फिर ओपन, वो तो हवाला हुंडी के जरिए मंगवाएगा, या वो बाहर से किसी को डॉलर लेते हो, या उसको $10,000 के ऊपर 3-3.5 लाख रुपए ज़्यादा मिलेंगे। तो मुझे बताएं कौन मंगवाएगा बैंक के अंदर? मसला ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने बड़ी बड़ी भड़कें मारी थी, उन्होंने आके धमकियाँ लगाई थी IMF को, उन्हें हर चीज़ पे कहते थे कि मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, डॉलर को लिटा दूंगा, डॉलर को गिरा दूंगा, IMF की ऐसी की तैसी, फलाने को ये कर दूंगा, फलां को ये कर दूंगा। और सही वो गुस्से में जैसे वो अपने किसी सियासी मुखालिफ के बारे में बात कर रहे हो। अब बताएं क्या कर दिया इसहाक डार साहब ने? उन्होंने तो डॉलर 200 से नीचे लाना था, वो तो तकरीबन 300 पे ले गए। और फिर आगे देखें, एक और चीज़ें होती है, कभी कभी ये होता है कि आपको नज़र आ रहा होता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आ रही होती हैं, हालात ख़राब नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर आपको उम्मीद भी होती है। उम्मीद ये होती है, यकीन ना भी हो तो उम्मीद होती है कि नहीं यार हमारी डायरेक्शन ठीक है और हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, इंशाल्लाह चीज़ें आगे चल के बेहतर होंगी।
सर आगे तो आपको आपसे ज़्यादा मौजूदा हालात से ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। मुझे बताएं ना, जो लोड शेडिंग और सारा, अब ये आप देख लें, जो कल वैसे इस पर हमें बात करनी चाहिए, रशिया से जो ऑयल आया है इसके ऊपर तफसील से ज़रा बात कर लेंगे कि किस तरह की बातें हो रही। कोई ये तफसील नहीं दे रहे कि कितने में मंगवाया है, और उसके ऊपर एक अलग कन्फ्यूजन है कि किस करेंसी में पैसे दिए। उस पर आपने ज़ीशान मर्चेंट साहब को कल सुन लिया था कि अगर आपने सदीक मलिक साहब ने कह दिया कि मैं डिटेल्स नहीं बता सकता। उन्होंने साफ कहा कि जो एग्रीमेंट है उसकी कोई डिटेल हम नहीं बता सकते। बस फिर सर इसकी डिटेल्स जब आएंगी चंद सालों बाद तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन किस किस को कितना फ़ायदा हो गया। मसला तो यह है, मुझे एक और चीज़ बताएं कि जो सैलाब आया था पाकिस्तान में और सैलाब ज़दगान के लिए हमने अपील की थी और दुनिया भर ने जो है वो कहा था कि हम इतने पैसे देंगे, 10 अरब डॉलर के लगभग आ गए थे जी। कितने इलाकों में, कितने 10 अरब डॉलर के लगभग उन्होंने कहा था जी। नहीं, वो आए कितने और लगे कहाँ पे, किस मुल्क से कितने आया? पैसे कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। हमें तो, सिर्फ ये सुनाया गया था जी 10 अरब डॉलर तक हमारे मुल्क में आ जाएंगे। उसामा साहब आप ये कैसे कह सकते हैं कि आया कुछ नहीं? हो सकता आया हो और कहीं ना कहीं लग गया हो सकता है किसी के असासे बढ़ गए हो सकता है किसी की जायदादें बढ़ गई हो सकता है किसी ने गाड़ियाँ ले ली हो सकता है किसी ने बाहर कोई प्रॉपर्टीज खरीद ली हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं आए? हो सकता है आए हों, और हो सकता है कि वो असल मुस्तहिकीन जो हैं, असल जो मुस्तहिक हैं उनके ऊपर लग गए हों, जो असल मुस्तहिक हैं। असल मुस्तहिक तो वही है ना जो इस वक्त जो जाहिर है, अब मैं क्या बात कहूँ इनको कि जिस तरह से ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ठीक जो तो हो सकता है इन्होंने अपनी इख्तियार में है, क्योंकि साहब इख्तियार है, उन्हीं के पास सारा कुछ है। बिल्कुल ऐसे है ना। अब हुकूमत को कोई जवाब दे नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछेगा उसके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, जो पूछेगा उसके ऊपर केसेस बन जाएंगे। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि वजीर साहब ये बताएं कि कितना पैसा बाहर आया, कहाँ लगा, कोई पता नहीं है। बिल्कुल सही। ये मुजम्मिल जो बातें सिद्दीक ने की, इससे ऐसे लगता है कि जो इसहाक डार साहब हैं, जिनको एक जादूगर कहा गया कि आएंगे तो पता नहीं वो क्या कर देंगे, उनकी एक जिद सी है, अना सी है, और वो सिर्फ फोकस्ड है डॉलर पर कि डॉलर रेट में कि वो कहते हैं जी, और वाज़े करते हैं कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है मीशत में ये है, मैंने डॉलर को कंट्रोल रखना है। ना उन्होंने कोई टैक्स नेट बढ़ाने की बात की, ना उन्होंने कोई बिजनेस कॉन्फिडेंस की बात की, उसके कोई मेजर नहीं लिए, बल्कि हमने उल्टा देखा। जिस तरह हमने शुरू में बात की, एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होता है। कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, वो कहते हैं मिसाल दी कबूतरों की तरह होते हैं कि वो एक उड़े तो सारे उड़ जाते हैं। तो आपने तो तारिक मलिक के साथ जो कर दिया, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ कर दिया, और जिसका इम्पैक्ट आ गया 1 साल के अंदर अंदर, जो आपने बताया 3.7 अरब डॉलर, ये जिस पर हम यही कहते थे, आप बताते हैं हमने काम ही और कुछ नहीं किया, अच्छा जी बाहर चले जाओ पैसे भेज दो, हमने तो उस पर भी अब तवज्जो नहीं दी। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए ख़जाना, कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, अवाम से भी रब्ता है। कैसर साहब, लोग बहुत अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं इस बजट पर भी। आप कमेटी में बुलाते रहे इसहाक डार साहब, वो नहीं आए, क्या आपको कॉन्फिडेंस है जो बजट आया उस पर ये सब कुछ हम अचीव कर लेंगे और इससे कोई बेहतरी आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, हमारे जो इस वक्त सिचुएशन है ना मईशत की, वो इंतहाई दिगर गुँ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगाई है जो कि बहुत ज़्यादा हिट कर रही है हर एक को, और उसका कोई हल हम पूरा काफ़ी अरसे से नहीं निकाल पाए। पिछली हुकूमत भी नहीं निकाल पाई और ये हुकूमत भी नहीं निकाल पाई। तो अब हम तो पूरा 1 साल से IMF के पीछे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो भी कंडीशंस हैं वो पूरी कर दें। देखिए, पिछली हुकूमत ने ना काफ़ी कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, और अभी भी हुकूमत, वो जो IMF अभी भी हमारी हुकूमत से भी जो भी बावजूद इसके कि हम शराइत पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी नई शर्तें रख रहे हैं और पूरे मुकम्मल उसमें उनको इत्मीनान नहीं है। देखिए, हमारा मसला ये नहीं है जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट या नो डिफ़ॉल्ट। हमें तो अपनी आवाम का ख्याल करना है, और इस बजट में हमने कुछ डायरेक्शन, बावजूद ना वसाइल हमारे पास नहीं थे, उसके बावजूद हमने कोशिश की है कि आवाम की तरफ डाइवर्ट करें रिसोर्सेज के। जैसे आपने देखा कि तनख्वाहें बढ़ाई गई, सरकारी मुलाजमीन बहुत, और प्राइवेट भी उसके साथ साथ हम उसको भी असर हुआ, यानी कहेंगे कि प्राइवेट भी और मुलाजमीन की लाजमी तनख्वाहें बढ़ी गई, क्योंकि तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा हिट हो रहा था। फिर बेनज़ीर इनकम, जो बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्लास है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उसको हमने पिछले साल अगर 250 अरब था तो 450 अरब कर दिया। ठीक है। फिर मैंने जोर दिया, इस बार पहली बार बजट में मेरा भी हिस्सा है कि मैं वहाँ उनके मीटिंग में शामिल होता रहा। ये देखिए, मैं कोई बजट को आइडियल नहीं कह सकता, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो हमारे पास वसाइल थे
हमने उन वसाइल को आम आदमी की तरफ डाइवर्ट किया। जैसे कि अभी हमने जो काश्तकार है उनके लिए 50,000 सोलर हम लगवा रहे हैं ट्यूबवेल के, ताकि उनके बिजली के जो महंगे बिल आते हैं उसमें बेहतरी हो सके जी। और सबसे ज़्यादा जोर अपने तालीम और स्टूडेंट्स पे दिया है। देखिए SMEs को कर्जा मिलता ही नहीं है हमारे यहाँ, सिर्फ 7%। जी ठीक है ये कुछ बात खत्म कर रहा हूँ। 7% दरमियाने और छोटे को मिलता है और 93% कर्जा बड़ों को मिलता है, और ये दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमसे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं यही जोर देता रहा कि जब तक आप इंजन ऑफ ग्रोथ है SMEs, तो SMEs को इस बार पहली बार हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है कि अगर बैंक को कोई नुकसान होगा वो नुकसान भी हम पूरा करेंगे। और जो टैक्स लगाए ना वो नहायत अमीर आदमी पे लगाए, जैसे 50 करोड़ से ज़्यादा जिसकी इनकम है उसको 10% फर्दर हमने टैक्स कर दी है जी। फिर हमने देखो ना, पिछली हुकूमत ने तो अमीर आदमियों को $3 अरब दे दिए, जो कि आज के 87,000 करोड़ बनता है, और वो खुद कर्जा ले लिया, वहाँ फ्री दे दिया 0% पे, ऑलमोस्ट 0% पे 10 साल के लिए। ये PTI हुकूमत ने दिया, वो 87,000 करोड़ रुपया है जो कि उनको फ्री दे के कैसर साहब जो है कर्जा ले लिया, और उस कर्जे पे 15,000 करोड़ सूद भर रहे हैं। जी अब गुजारिश है एक सवाल भी जी सिद्दीक। जी कैसर साहब ये बताएं कि मैं आपकी कमेटी में मौजूद था जिस दिन आपने बताया था कि IMF के साथ जो बातचीत हो रही है उसका आपको तो नहीं बताया जाता, आप एक कमेटी को हेड कर रहे हैं, लेकिन मार्केट को सारा पता होता है कि क्या बात चल रही है। और साथ ही मुझे ये भी बता दें कि ये जो मुआशी हमारी नाकामियाँ हैं इसका जिम्मेदार आप शहबाज शरीफ साहब को समझते हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म, या ये सागदार साहब की पॉलिसीज़ ही हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सी जगहों पे नाकामी का सामना है? जी पहला जो आपकी बात थी ये सही दुरुस्त बात है कि IMF से जो नेगोशिएशन हो रही हैं, हम बार बार कहते हैं, हमने अपनी कमेटी में 3 बार ये रखा है कि हमें पूरी तफसील बताइए कि क्या वजूहत हैं कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे। ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आप कहते हैं कि हो रहा है, अगले हफ्ते हो रहा है, अगले हफ्ते हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा। लेकिन हम आपकी मदद करें। मैंने तो ये भी कहा कि कभी कोई देखा होगा ना आपने, क्रिकेट में कोई बैट्समैन अगर आउट नहीं हो रहा होता तो कैप्टन जो है ना वो बॉलिंग चेंज करता है। तो बहरहाल वो हम तो डार साहब को ये सुनना चाहते हैं कि क्या वजूहत है, उनकी क्या मुश्किलात हैं। वो हमारी कमेटी में नहीं आते, हमें पूरा एतराज़, सब मेंबरों को इस बात पे एतराज़ है। दूसरी बात जो आपने कही, इसमें देखिए सारी हुकूमत इन्वॉल्व होती है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, डार साहब भी इन्वॉल्व हैं, वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब मैंने देखा है कि नहायत मेहनत कर रहे हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल था ना वो वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे हैं। इसमें मैं तो खुल के बात करता हूँ, आपको पता है कि मैं कोई लगी लपटी बात नहीं करता। हम पिछले 30 साल से कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। अब इस वक्त 60,000 अरब रुपए तो कर्जा है, और 7,000 अरब रुपए है तो सिर्फ सूद देना है कर्जे का। कोई भी हुकूमत आ जाएगी ना आइंदा, आप बेहतरीन किस्म के और कोई भी ले आएंगे, कोई भी पार्टी, क्योंकि पार्टियाँ तो आपके पास 3 मेन पार्टियाँ थीं, तीनों पार्टियों को पिछले 15 सालों में मौका मिला, लेकिन रिजल्ट तो 15 साल पहले का पाकिस्तान बेहतर था आज से। इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम जो है पिस गई है, उसको मुश्किलात हैं, मामलात हैं। लेकिन ये कहना कि मैं किसी एक बंदे को पर्टिकुलर नहीं इसके जिम्मेदार, मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें, आपस में मशवरे करें, असम्बली में इनपुट दें। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी कहता रहा हूँ, वज़ीर ख़जाना साहब से भी कहता रहा हूँ कि आप स्टेक होल्डर के पास जाएँ। एक आदमी कितना भी काबिल हो वो नहीं सोच सकता, हम सब मिल के कोई ना कोई हल निकालें। इस वक्त हम बड़ी मुश्किल में हैं, और मैंने आज से 14 महीने पहले बात की थी असम्बली में, 25 मिनट की मेरी तकरीर है। मैंने ये कहा था कि हमारी मईशत वेंटिलेटर पे है, कोई एक डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकेगा, डॉक्टरों का बोर्ड बिठाए। उस वक्त ये इलेक्शन करते थे 1.25 साल पहले, तो मैं कहता था इलेक्शनों से तो मसला हल नहीं होगा। जी उस वक्त की बात कर रहा हूँ। सही जी ठीक है। तो हमने सब ने मिलकर चार्टर ऑफ इकॉनमी करनी है, बहुत ही तकलीफ दे मराइल से गुजरना। बिल्कुल, अल्लाह करे कि सब मिलकर इस पर ज़रूर सोचें। मुजम्मिल का सवाल। कैसर साहब, ये आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो एक तरफ, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में पाकिस्तान ने $3.7 अरब लूज कर दिए रेमिटेंस में, तो वो क्यों हो रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? उसकी एक्सप्लेनेशन तो सीधी आपको मेरे से ज़्यादा इल्म है। जब ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक से ज़्यादा होगा तो कोई भी जो हमारे बेचारे भेजने वाले हैं रेमिटेंस, वो ऑफिशियल चैनल से तो भेज नहीं रहे, वो अनऑफिशियल हुंडी के ज़रिए भेजते हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये हमारी पॉलिसियाँ ही हैं ना, लेकिन हम क्या करें, इस वक्त मुश्किलात इतनी हैं। IMF ने हमें बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया है, और हमारा मुल्क जो है ना
इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये IMF तो कह रहा है कि रेट एक रखें, अच्छी राय देता है। उसने हर एक स्टेक होल्डर मार्केट का आप अलग रखें, वो उसकी तो शर्त ही है और वो शर्त नहीं पूरी हो रही। आप फरमा रहे हैं नई शराइत। सर, जब IMF से जो भी बात होती है, जो रिपोर्ट होती है, जिनमें शहबाज राना साहब, मैं कोट कर देता हूं, मेहताब हैदर साहब, सीनियर जितने भी लोग हैं, वो बताते हैं जी वो नाम न जाहिर करने की शर्त पर ही बताया जाता है जी हमारी शराइत को नहीं है, वो $6 अरब का अरेंज करना था दोस्त ममालिक से, वो नहीं हो सका। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं जी दोस्त ममालिक हमारी उस तरह मदद नहीं कर रहे, जो डॉलर पैरिटी है वो भी नहीं हो सकी। बजट कहा गया, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी हमने उनको इस शर्त पे कहा, ज़ुबानी बात हुई थी कि जी बजट हम आपसे शेयर करते हैं, तो जब शेयर किया उसके बाद फिर 35% कहा गया जी, बहस हुई है और कहा 35% इजाफा कर दें। इसका मतलब है जो बजट IMF से शेयर किया था उसमें 35% इजाफा नहीं था तनख्वाहों में। तो ये मामला तो है, नई शराइत नहीं, शायद हम पुरानी भी पूरी नहीं कर पा रहे। ये बात दुरुस्त है। देखिए, जब डार साहब ने वजारत ख़जाना का ओहदा संभाला तो उन्होंने कहा जी रेट ये डॉलर का 200 हो जाएगा, उस वक्त से 230-35 का रेट चल रहा था। अगर आप आर्टिफिशियल रेट रखेंगे तो उससे क्या हुआ कि इंपोर्ट तो हुई नहीं। पुराने जो माल आए हुए थे वो इससे पहले ही डॉक्यूमेंट सारे पड़े हुए थे, वो इंपोर्ट जो वो 2-2, 3-3 महीने वो सारे माल इंपोर्ट के, क्योंकि हमारी ह्यूज इंपोर्ट है पाकिस्तान की, 6-7 अरब डॉलर महीने की थी, अब जो घट के हमने 4 अरब डॉलर तक स्क्वीज कर दी, तो उससे महंगाई बहुत बड़ी ना, अनऑफिशियल स्मगलिंग हो रही है, उसकी वजह से कई किस्म के मल्टीफेरियस प्रॉब्लम हैं। और ये यही वजह है कि हमारा जो सही आप कह रहे हैं कि IMF की माजरत करनी होगी। सर, आपने अपने टाइम दिया, हम कोशिश करेंगे फिर आपको जहमत दें ताकि ज़्यादा हमारे पास वक्त हो और हम मजीद इस डिटेल में बात कर सकें। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना जनाब कैसर अहमद शेख साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, आपने देखा कि वो भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि जी सागडर साहब उस तरह आते नहीं हैं, बदलने की ज़रूरत है। जनाब कप्तान को, बॉलर को, यानी सागडर की जगह शायद कोई और आए तो शायद बेहतरी कुछ आ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।